नमस्कार साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो संविधान के निर्माण की सीरीज चल रही है उसे क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा कि भाई हमारे संविधान का निर्माण वो किस पर आधारित हुआ था। तो संविधान का निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, 389। हमने देखा इन 389 को अलग अलग बांटा गया, जैसे 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। और जो ब्रिटिश भारत से 296 थे इनको अलग अलग बांटा गया, जैसे ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से थे, जिन्हें आप ABCD, ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब ब्रिटिश बलूचिस्तान और सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली। इस तरीके से देखा हमने। कहा जो 296 सदस्य थे इनका जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के द्वारा राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने चुना था। तो इसका चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। और इनको भी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ और इनको जो राजा महाराजाओं के द्वारा क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था, मनोनीत किया गया था। अगर हम आगे बताएं, आगे जो हमने बताया कि जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनको 3 समुदाय से लिया गया था। कितने समुदाय से लिया गया, 3 समुदाय, जैसे मुस्लिम, सिख, सामान्य जन। सामान्य जन को लो, इन दोनों को छोड़ करके जो भी बचता है। तो जैसे हमने बताया कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में जो कांग्रेस के सदस्य थे वो कितने थे, 207। लीग के कितने थे, तो लीग के थे 73। और बात करें 208 थे, कितने थे, 208। और मुस्लिम लीग के कितने थे, 73। और निर्दलीय कितने थे, 8। और छोटे छोटे दलों से कितने थे, 7। तो ये कितने हुए, 296। इस तरह से संविधान सभा में सदस्य चुन के आए। और हमने देखा कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। तो पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक, और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमने देखा हमने देखा कि इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। तो जब पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा में ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी चर्चिल क्या कहते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पूर्व PM चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। देखो दोस्तों, ये कथन है। तो चर्चिल ने कहा कि जब मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया तो चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा में ऐसा लग रहा है कि जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी मुस्लिम लीग को क्या कहा, दुल्हन। लीग को क्या कहा, दुल्हन कहा। क्या कहा, दुल्हन। और जब दुल्हन होगी तो उसका दूल्हा भी होगा, और दूल्हा कौन होगा, तो दूल्हा होगा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी।
तो मुस्लिम लीग तो ज़्यादा चिढ़ लगेगी, इसलिए पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इसके बाद देखा हमने कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। क्या बना लिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। और इसमें एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में थे बी.टी. कृष्णाचार्य और बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। तो बी.एन. राव के बारे में पढ़ा कि बी.एन. राव ने ही भारतीय संविधान का क्या बनाया था, प्रारूप बनाया था। क्या बनाया था, प्रारूप बनाया था। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था, बी.एन. राव के बारे में देखा कि जम्मू कश्मीर के पीएम रहे थे और भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया था। और भारतीय संविधान के साथ साथ इन्होंने बर्मा का जो देश है जिसे म्यांमार कहते हैं उसका भी संविधान का प्रारूप बनाया था। और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो हैग में, उसके न्यायालय में जाने वाले भारत के पहले न्यायाधीश थे। कौन से न्यायाधीश थे, पहले। इस तरीके से हमने इनके बारे में देखा। फिर हमने देखा संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई थी और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात की गई थी। एस.सी. एस.टी. के हितों की ध्यान रखने की बात की गई थी। इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रावधान थे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बना, प्रस्तावना बना। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक, पिता या उनके विचारों पर आधारित है, ये देखा। अब हम देख रहे हैं कि संविधान के निर्माण के लिए कुछ कमेटियां, समितियों का निर्माण किया गया था। तो हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समिति है वो है नंबर 1 प्रारूप समिति। इसी का जो दूसरा नाम है ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट। इसी को पांडुलेखन, इसी को अगला नाम है मसौदा कमेटी। यानी कई बार इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रारूप समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्ट समिति भी बोलते हैं, और पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, और मसौदा समिति भी बोलते हैं। देखो साहब, प्रारूप समिति का पहले तो देखते हैं इसका गठन देख लेते हैं। गठन, तो इसका गठन किया गया था सत्यनारायण, कब किया गया था, पहले डेट देखते हैं। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को सत्यनारायण राव की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, नारायण कमेटी की सिफारिश पे किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। अब देखते हैं इसका कार्य। तो देखो साहब, कार्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। यानी प्रारूप तो किसने बनाया था, प्रारूप तो बी.एन. राव ने बनाया था। और प्रारूप समिति का जो कार्य था वो था कि बी.एन. राव ने जो प्रारूप बनाया है
उस पर विचार विमर्श करें, संशोधन करें, ये सही है गलत है, किस तरीके से इसमें संशोधन हो सकते हैं, क्या क्या छांट पीट करनी है, मतलब क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। बाकी प्रारूप किसने बनाया था, बी.एन. राव ने बनाया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अब देखते हैं सदस्य कितने थे, सदस्य इसमें, तो इसमें कह सकते हैं 1+6 सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे। तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, यानी 6+7 बराबर 1+6 बराबर 7। टोटल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे और एक इसमें अध्यक्ष था। अब देखो, अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आधारित। इसका कार्य था बी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। इसमें सदस्य कितने थे, 1+6 बराबर 7, अध्यक्ष था, मतलब अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 6 कितने थे, सदस्य थे। इस तरीके से प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो जो प्रारूप समिति थी इसका अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रारूप समिति थी इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब थे, कौन थे, अंबेडकर साहब थे। अगर मैं यहां से सवाल बनाता हूं, एक सवाल के रूप में रखता हूं, जैसे नंबर 1 मेरा जो कथन है वो ये है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का, प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया। नंबर 2, प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप बनाना, संविधान का प्रारूप बनाना। इसका कार्य क्या था, प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप बनाना। देखो दोस्तों, अब इसमें से पहला सही है या पहला गलत है, दूसरा सही है या दूसरा गलत है, तो इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, ठीक है। दूसरा है प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया ना, ये गलत। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी ये बता ही दिया कि संविधान का प्रारूप तो किसने बनाया, बी.एन. राव ने बनाया। किसने बनाया, बी.एन. राव ने बनाया। परंतु अब इसको देखते हैं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि संविधान का प्रारूप समिति ने नहीं बनाया, किन्होंने बनाया था, बी.एन. राव ने। पहला पॉइंट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। ये सही है गलत है, तो इसको देखते हैं। देखो साहब, ये पूरी तरह गलत है और ये भी गलत है। कुछ लोगों को दुख हो रहा होगा कि ऊपर वाला कैसे गलत है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखो, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, परंतु
जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था भीमराव अंबेडकर जी को, वो संविधान सभा ने नहीं बनाया था। जो 7 सदस्य थे ये, इन 7 सदस्यों में से अपने में से एक अध्यक्ष बनाया था। यानी प्रारूप समिति ने ही अपने में से एक अध्यक्ष बनाया था। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया था। संविधान सभा ने तो सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया और उसमें कितने सदस्य थे? 7। अब इस समिति ने अपने में से ही भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया था। तो ध्यान रखना, ये पूरी तरह गलत है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष नहीं बनाया था। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 7। इन्होंने आपस में से भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का क्या चुना? अध्यक्ष चुना। ठीक है साहब। अब देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। प्रारूप समिति के सदस्य तो पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। पहले तो अध्यक्ष ही एक, तो पहले कौन थे? BR अंबेडकर। ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य थे कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे थे चौथे KM मुंशी। BR अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव। जो एन माधव राव थे वो BL मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देने के कारण इन्होंने इससे हट गए। इसलिए एन BL मित्र की जगह, यानी BL मित्र के स्थान पे, ऐसे लिखो, जो एन माधव राव थे ना, लिंक नहीं है, एन माधव राव थे, वो BL मित्र के स्थान पर आए। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र। इसके बाद थे अगले TT कृष्णाचारी। जो TT कृष्णाचारी थे, जो DP खेतान की जगह आए थे, खेतान के स्थान पर। इनका क्या हो गया था? खेतान साहब का, इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसलिए इनके स्थान पर आए। देखो, प्रारूप समिति जो देख रहे हैं अभी हम, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप कमेटी, और इसको अलग अलग नामों से जानता है। ड्राफ्ट समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। इसमें सदस्य कितने थे? तो 1 + 6 = 7।
तो पहले कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ये किसकी जगह आए थे? बी एल मित्र, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से अलग हो गए थे, इस्तीफा दे दिया था। अगले थे टी टी कृष्णाचारी, ये डी पी खेतान साहब की जगह आए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जगह इनको लिया गया। अब यहां से कुछ सवाल बनते हैं कि जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ये एकमात्र मुस्लिम थे, एकमात्र मुस्लिम इस प्रारूप समिति में, और एकमात्र अल्पसंख्यक, क्योंकि मुस्लिम थे तो अल्पसंख्यक भी थे, एकमात्र अल्पसंख्यक, एकमात्र अल्पसंख्यक कौन थे? मुस्लिम, सॉरी, एकमात्र मुस्लिम कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और ये अल्पसंख्यक भी थे। अगर बात करें के एम मुंशी, ये सवाल पूछा हुआ है, एकमात्र कांग्रेसी, एकमात्र कांग्रेसी। अब ये कैसे? देखो, अधिकांश सदस्य कांग्रेसी थे, अधिकांश सदस्य कैसे थे? कांग्रेसी थे, परंतु जो के एम मुंशी थे मूल रूप से कांग्रेसी थे, यानी शुरू से ये किससे थे? कांग्रेसी थे। बाकी अलग अलग क्षेत्रों से लोग थे इसमें, और ये जीतकर तो कांग्रेस की टिकट पर आया था, परंतु जो सवाल पूछ रहा है उसका जो उद्देश्य है वो पूछ रहा है कि जो मूल रूप से कौन कांग्रेसी थे, तो एकमात्र मूल रूप से कांग्रेसी। कैसे? मूल रूप से कांग्रेसी। ठीक है साहब, ये हुई हमारी एक कमेटी प्रारूप समिति। इसके बाद अगली समितियां देखते हैं। प्रारूप समिति के बाद जैसे नंबर 1 संघ संविधान कमेटी, दूसरा संघ शक्ति कमेटी समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे, देखो जहां पर भी संघ मिले तो वहां पर इनका अध्यक्ष कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष थे। दूसरी है, तीसरी नंबर की प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान। देखो जहां भी संघ शब्द मिले उसका अध्यक्ष कौन होंगे? नेहरू। प्रांतीय संविधान कमेटी, जो प्रांतीय संविधान कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल। इसके बाद एक कमेटी है मूल अधिकार, मूल अधिकार कमेटी, और एक है अल्पसंख्यक कमेटी। तो देखो अल्पसंख्यक, इसके भी कौन थे? सरदार पटेल, और इसके भी कौन थे? सरदार पटेल। ध्यान रखना, परंतु मूल अधिकारों के लिए वे कौन सी थी? एक उप समिति थी, यानी मूल अधिकार उप समिति, उप वर्ड आ जाए, उप कमेटी, तो उसके थे जेपी कृपलानी, जो संविधान के पहले प्रवक्ता हैं। अगर अल्पसंख्यक की उपसमिति, यानी अल्पसंख्यक उपसमिति, तो इसके कौन हो जाएंगे? एस सी मुखर्जी।
कौन हो जाएंगे, एस सी मुखर्जी। यानी हमने देखा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संघ शक्ति और संघ संविधान शक्ति जो कमेटी थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल। मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। अल्पसंख्यकों की कमेटी के अध्यक्ष, परंतु मूल अधिकारों की एक उप समिति थी, क्या थी, मूल अधिकारों की जो उप कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की भी, अल्पसंख्यक मामलों की भी एक उप कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, जो उप कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी, जो हमारी संविधान के उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। इसके बाद हम देखें अगली संचालन कमेटी, संचालन समिति, तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद कार्य संचालन, देखो डिफरेंस है, कार्य संचालन, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, के एम मुंशी। संचालन समिति जो कमेटी है इसके हो जाएंगे के एम मुंशी। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम तो अध्यक्ष ही बनाएंगे। प्रक्रिया नियम कमेटी, इनके कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो अब एक जो सबसे बड़ी कमेटी है, जहां पर विद्यार्थी उलझन में रहता है, समस्या में रहता है कि इसका क्या आंसर होगा, तो वो झंडा कमेटी को लेकर के, झंडा समिति को लेकर के रहता है, तो उसके बारे में देखते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर लें। और जो प्रारूप समिति के हैं उसमें सारे कृष्ण भगवान के नाम हैं, जब भीम, गोपाल, कृष्ण, माधव, सब कृष्ण भगवान के जो नाम हैं, के एम मुंशी, तो कन्हैयालाल मुंशी, वो भी कृष्ण भगवान का नाम है। तो इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो। तो अब है देखो झंडा तदर्थ समिति, तदर्थ, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, यहाँ पर बच्चा बुकों में अलग अलग लिख रहा है। और इसी में एक दूसरी समिति है झंडा उप समिति, तो इसके अध्यक्ष होंगे जेपी कृपलानी। देखो तो जो झंडा तदर्थ समिति थी, कौन थी, झंडा तदर्थ, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इस तरीके से ये संविधान सभा की क्या होती है, कमेटियां होती हैं। और संविधान सभा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का क्या किया था, गठन किया था। अब बात करते हैं कि हमारा संविधान, हमने कहा ना कि 11 अधिवेशनों में बनके तैयार हो गया था। तो जो संविधान है, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर के क्या हो गया था, तैयार। यानी संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो चुका था, तैयार हो गया था। देखो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके कंप्लीट हो चुका था। और 26 नवंबर को ही, यानी कब बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को।
परंतु इस दिन हमने संविधान को लागू नहीं किया, परंतु संविधान को कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया था। यानी 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। अब देखो, हम कह रहे हैं कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया? लागू। अब संविधान में तो क्या है? अनुच्छेद है, यानी संविधान के कुछ क्या हुए होंगे? अनुच्छेद लागू होंगे। आंशिक रूप से मतलब है इसके कुछ अनुच्छेद लागू हुए होंगे और उन अनुच्छेदों की संख्या है 16। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, इसलिए संविधान को आंशिक रूप से लागू कहते हैं। अनुच्छेद कौन कौन से थे 16 में? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इन 16 अनुच्छेदों को लागू कब कर दिया गया? 26 नवंबर 1900। ये नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता की तो पहले ही कौन किसको देंगे, कैसे नहीं देंगे, 48 उसमें ही बात हो रही थी। ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, ये चुनाव संबंधी है। इस तरीके से तो जो 26 नवंबर 1949 को टोटल कितने अनुच्छेद लागू किए? 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि हमें कहां से पता लगता है, कि हमारे संविधान में 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद है 394। ये 394 जो अनुच्छेद है ये कहता है कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान के 16 अनुच्छेद लागू होंगे। कितने? 16 अनुच्छेद लागू होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 394। और यही 394 कहता है कि शेष भाग या शेष उपबंध, शेष भाग या शेष उपबंध उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। यानी 394 कहता है कि इसके जो शेष उपबंध हैं या शेष संविधान है, शेष संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये बातें अनुच्छेद 394 लिख रही है कि ये 16 अनुच्छेद हैं वो लागू कब होंगे? 26 नवंबर 1949 को। इन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख लिख रहा है। देखो 394 में इन इतने अनुच्छेदों का, ये 15 अनुच्छेद है ना, ये 93 तक इनका उल्लेख लिख रहा है। अब एक बात बताओ, कई बुकों में 15 पढ़ा होगा, परंतु जब तक स्वयं 394 लागू नहीं होगा तो क्या बाकी के अनुच्छेद लागू नहीं होंगे? यानी जब 394 लागू होगा जब ही तो ये शेष लागू होंगे। इसलिए इनकी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। और ये पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी एग्जाम में। तो शेष संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अनुच्छेद 394 में दो बातें लिख रही हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के 16 अनुच्छेद लागू होंगे, जो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324,
366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये अनुच्छेद तो कब लागू होंगे? ये अनुच्छेद यानी ये देखो, एक सेकेंड, अनुच्छेद 394 कहता है, दो बातें लिख रही हैं इसमें। क्या कहता है? अनुच्छेद 394 कहता है कि इसके 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 कब लागू होंगे? तो ये लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को। कब लागू होंगे? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद? 16। और जो शेष संविधान है, क्या है? शेष संविधान। शेष संविधान कब लागू होगा? शेष संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। क्लियर साहब? यहां तक हमने देखा। अब देखो साहब, ये 394 में हमें ये प्रावधान करना क्यों पड़ा? ये प्रावधान करना क्यों पड़ा? तो इसको हम देखते हैं एक बार। देखो, यानी सवाल ये बनता है कि हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया? ठीक है साहब। अब देखो, इस कारण को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? इतिहास में जाना पड़ेगा। तो देख, तो इतिहास में क्या है? देखो, जब हमारी कांग्रेस का 1929 का कांग्रेस का लाहौर में क्या हो रहा था? लाहौर में रावी नदी के किनारे इसका क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन हो रहा था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। और ये अधिवेशन कब हो रहा था? तो ये हो रहा था 31 दिसंबर 1929 में। कब हो रहा था? तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हो रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। क्या घोषणा की? इसमें घोषणा की कि अगली 26 जनवरी से हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये घोषणा कब की? 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में घोषणा कर दी। और अगली 26 जनवरी कब आएगी? तो अगली 26 जनवरी आएगी 26 जनवरी 1930 में। तो अगली 26 जनवरी 1930 में आई, यानी 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष हम क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। तो जब भी 26 जनवरी आती, हम हर वर्ष जयकारा लगाते स्वतंत्रता का और तिरंगा लहराते। तो हम हर वर्ष क्या मना रहे थे? अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। देखो, अब इसी की आगे चर्चा करते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे। यानी
1930 से लेकर 26 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाते? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। परंतु अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र कब कर दिया? और अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया हमें 15 अगस्त 1947 को। अब देखो समस्या ये आई कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाएं या 15 अगस्त को क्या मनाएं? स्वतंत्रता दिवस मनाएं। स्वतंत्रता दिवस मनाएं। समस्या ये खड़ी हो गई कि अब हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएं, क्योंकि 26 जनवरी को हम 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे और अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र कर दिया 15 अगस्त को। तो संविधान सभा में ये समस्या पैदा हुई कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएं या 15 अगस्त को मनाएं। तो देखो दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि वास्तव में ही हम स्वतंत्र कब हुए? वास्तव में तो कब हुए? 15 अगस्त को। तो ये तो फिर स्वतंत्रता दिवस मनेगा। रियल में तो कब हुए? देखा जाए तो 15 अगस्त को स्वतंत्र होते हैं, इसलिए जो असली स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त को मनना चाहिए। तो फिर 26 जनवरी को क्या करें? तो 26 जनवरी देखो एक हमारा पवित्र दिन था, हम 1930 से मनाते आ रहे थे, हमारी इससे यादें जुड़ी थी, भावनाएं जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर को 1949 को बनके कंप्लीट हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि आज जिन जिन प्रावधानों की आवश्यकता है उनको लागू कर दो, बाकी संविधान हम कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये भी रह गया और ये भी रह गया। इसलिए हमारा संविधान बनकर को तो तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। देखो था, अब 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को 1949 को देखो साहब, जब भी 26 नवंबर को हम क्या मनाते थे? विधि दिवस मनाते थे। परंतु जब मोदी सरकार बनी तो मोदी सरकार ने 26 नवंबर को 2015 से विधि दिवस के साथ साथ इसे संवैधानिक दिवस भी मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? तो 2015 से क्या मना रहे हैं? 26 संवैधानिक दिवस भी मना रहे हैं, ठीक है ना। और इस दिन 26 नवंबर को संविधान को क्या किया था? आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू किया और कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया। अगर देखें और इसके बारे में कि 26 नवंबर को ही 1949 को जो संविधान को कैसे लागू किया? आंशिक रूप से। और इसी दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। अब बात करें पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहला हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बार सबसे अंत में
सबसे अंत में वो थे पंडित नेहरू, पंडित JL नेहरू ने साइन किए। राजस्थान से सबसे पहले साइन किए तो वे बलवंत सिंह, ठीक है ना। तो राजस्थान से सबसे पहले साइन किसने किए? तो संविधान पे 26 नवंबर को क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने सबसे पहले जो साइन किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और अंतिम रूप से जवाहरलाल नेहरू ने, और राजस्थान से सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। बलवंत सिंह मेहता, राजस्थान में सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता ने साइन किए थे। इस तरीके से 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? 2015 से संविधान दिवस मनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।